नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि 80 के दशक का बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज का नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने बाकी के गुनाह माफ कर दिए हैं। यह उसके बढ़ती हुई उम्र और लाचार हो चुका शरीर के वजह से हुआ है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था जिस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन भारत के लोग अब इस विषय पर चर्चा सुनना भी नहीं चाहते और उनको कोई असर भी नहीं होता है। मामला था महाराष्ट्र में वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर एक नागपुर में भूखंड आवंटन का मामला बना है, जिसमें शायद मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बगल में एक समाचार और आया कि महाराष्ट्र में के राजधानी मुंबई में जब बिहार के एक लड़के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है, उसी दौरान उसी से मिलता जुलता एक मामला था। वो एक कारण भी था उस मामले में कि एक लड़की को नंगा करके छत पर से 14 मंजिल से फेंक दिया गया था। वो नीचे मर गई थी। पुलिस ने उसको सुसाइड घोषित कर दिया था। उस मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए कि एकनाथ शिंदे भूमि आवंटन में शायद फंस रहे हैं। उसके काउंटर के लिए उस लड़की के मामला को सीबीआई को रेफर कर दिया गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और एकनाथ शिंदे के समर्थन से महाअघाड़ी की सरकार को भाजपा गिराने में कामयाब होगी। यह मामला गिव एंड टेक का है। तो भाजपा के केंद्र के शासन द्वारा कंट्रोल की गई सीबीआई के निगरानी में उद्धव ठाकरे के पुत्र की गर्दन जबाएगी आदित्य ठाकरे की, क्योंकि उसमें दबी जबान से नहीं खुले जुबान से आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था। आदित्य ठाकरे रंगीन मिजाज है, मुंबई के गलियों में नई नई लड़कियों के पीछे भागता रहता है। यह बात सार्वजनिक है, जो मुंबई में रहते हुए ये जानते हैं कि वो मतलब व्यवहारिक रूप से अयाश टाइप का आदमी है। खैर, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अयाशी में मगरूरता है और कई लोगों को मार देने और मरवा देने तक का इल्जाम उसको ऊपर लगा हुआ है। यह जांच जब केंद्र के सीबीआई के जिम्मे आएगी तो जो नागपुर वाला मामला है वो और ये दोनों मामला काउंटर हो जाएगा। ना तो उद्धव ठाकरे के बेटे पर कोई केस बन पाएगा और ना ही नागपुर वाले जमीन आवंटन में मुख्यमंत्री पर कोई केस बन पाएगा। मतलब सरकार महाराष्ट्र की भाजपा शिवसेना वाली सुरक्षित है, अक्षुण है, गिव एंड टेक है, इसमें किसी का कुछ नहीं होगा। मामला ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था जिस पर चर्चा की जानी चाहिए थी और करना चाहिए था। लेकिन अब नेताओं की बेईमानी, नेताओं की घोटाले और नेताओं के करप्शन पर ना तो कोई उद्वेलित होता है, ना ही कोई एक्शन होता है। क्योंकि अगर नेताओं के भ्रष्टाचार पर जनता उद्वेलित होती तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में 10% से ऊपर वोट नहीं पा जाता। दिल्ली में लगातार ठगे जाने के बाद भी 3 बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। लालू प्रसाद का परिवार बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लाख प्रयास के बाद भी अखिलेश यादव 100 से ज्यादा विधायक नहीं लेके आ पाते। ममता बनर्जी सरकार छोड़िए, प्रधान के लायक भी नहीं रह पाती अगर अपराध, भ्रष्टाचार और इस तरह के बात जनता को उद्वेलित करता, जनता को प्रभावित करता। मतलब जनता को ना तो कोई भ्रष्टाचार से प्रभाव पड़ने वाला है, ना ही घोटालों से प्रभाव पड़ने वाला है, ना जात पात भाई भतीजावाद से प्रभाव पड़ने वाला है। पता न जनता क्या सोच करके मतदान करती है। यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और चिंतनीय और निंदनीय है कि भाई इस तरह की मानसिकता कैसे हमारे देशवासियों में डेवलप हो गई कि राजनेताओं के सारे कुकर्मों को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दे रहे हैं। यह एक शोध का विषय है। शोधार्थी इस पर शोध करें और जल्द से जल्द किसी निर्णय पर पहुंचे ताकि उसका उपचार किया जा सके और नेताओं से पिंड छुड़ाने का प्रयास किया जा सके। इसीलिए मतलब मैं राजनीति के इस महासड़ जा चुके वातावरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना ही इस पर कोई बात रख रहा हूं। बात करते हैं कोरोना काल में जब पहली बार हमारे को कोरोना से परिचय हुआ था
तो सारी दवा दारू और डॉक्टरी फेल हो गई थी। सारे अस्पताल में व्याप्त लोग और अस्पताल में मौजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बुखार की दवाई दे कि खांसी की, सांस फूलने की दवाई दे या दमा की, और लोग मर रहे थे। हालांकि हमारे महान वैज्ञानिक, साइंटिस्टों और चिकित्सीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बहुत जल्द उसका तोड़ खोज लिया, उसका वायरस निकल गया और भारत पहला देश था जिसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में वायरस बनाया। उन्होंने बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन शुरू में किसी को पता ही नहीं चला था कि यह हो क्या रहा है और इसका इलाज किससे होगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन तब भी हमारे योग, आयुर्वेद, हमारे पुरातत्व और पुरातन जो संस्कृति थी उससे बचाव के उपाय वो सब हमारे यहाँ लिखा हुआ था। हमने अपने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारतीय परंपरा और संस्कृति को तिलांजलि दे दिया। तब से ही महामारी और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां घर कर रही हैं। 2-3 समानताएं मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, ये जितने आधुनिकता के लवादा उड़े हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार क्या यार, आदमी मर गया, प्राण छूट गया, उस चमड़ी में रह क्या गया है। फूको यार, क्या बाल मुलवाते हो, क्या नहाते हो, क्या 21 दिन तक पता ना क्या क्या करते हो। मतलब अजीब तरह से लोग बिहेव करते थे। आज के वैज्ञानिकों ने जो शोध करके निकाला है, गहन शोध के बाद, कि भाई वायरस की उपस्थिति 14 दिन तक शरीर में रहती है। इसीलिए 14 दिन का क्वारंटीन किया गया था कि अगर आप किसी वायरस के संसर्ग में आए हैं तो 14 दिन तक क्वारंटीन है। क्वारंटीन मतलब एकांतवास में रहें, किसी से संपर्क ना करें, बढ़िया से स्नान करें, बढ़िया से हाथ मुंह धोएं, अपने आप को कवर कर लें और लोगों से अलग कर लें। आदमी के शरीर में वायरस है कि नहीं है ये हमको मालूम नहीं है। जब आदमी को जलाया जाता है तो उसमें से जब धुआं बन के निकलता है तो वायरस भी निकलता है, क्योंकि वायरस जलने से नहीं मरता। तो हमारे वैज्ञानिक जो आज शोध किए, हमारे पूर्वजों ने पहले शोध किया था, कभी हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सी बीमारी है। तो जो आदमी इसके नजदीक है, मतलब जिसने मुखाग्नि दिया वो सबसे नजदीक है, उस आदमी को 14 दिन तक क्वारंटीन रख दो। 14 दिन तक वो आम लोगों से नहीं मिलता जुलता है, उसका बिस्तर बिछौना सब अलग रहता है और वो घर में अलग रहता है। यहाँ तक कि शादीशुदा आदमी अपने पत्नी के साथ भी नहीं सोता है। और उसका खाना बनाने वाली भी अलग होती है, चाहे उसकी माँ बनाए, बहन बनाए, बेटी बनाए, जो बनाए, कोई एक हो या एक अलग ही बनाती है। वो खाना भी हर आदमी नहीं बनाता, उसका बर्तन मतलब सब अलग होता है। या मैंने खुद अनुभव किया। 2018 में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हुआ था और मैंने बड़ा बेटा होने के नाते मैंने मुखाग्नि दिया। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़ा बेटा पिता को और छोटा बेटा माता को मुखाग्नि देता है। लेकिन मेरे माता जी के टाइम में मेरे पूज्य पिताजी स्वयं थे और पति के हाथ से बड़ा मुखाग्नि तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी माता जी बड़ा भाग्यवान थी कि उनको उनके पति के हाथ मुखाग्नि मिली। लेकिन हम लोग बड़ा भगवान थे कि पिताजी को मुखाग्नि देने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। तो जब मैं पिताजी को मुखाग्नि दिया तो 14 दिन तक जो मैं क्वारंटीन रहा, उसमें मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बनाती थी और अलग बर्तन हुआ करता था। बर्तन में खाता था, मैं अलग ही रहता था। आप समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज कितने बड़े साइंटिस्ट थे। हमने उसको छोड़ा है बीमारी को लेने के लिए। दूसरा मैं आपको बताऊं मित्रों, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति जो पुरातन संस्कृति थी, जो हमारे परंपरागत पहले से चली आ रही थी, कि हम जब बाहर से आते हैं तो जूता को बाहर उतार देने की परंपरा है। आज भी आप बहुत सारे घरों में जाते होंगे तो दरवाजे पर लिखा है कि प्लीज रिमूव योर शूज, कृपया जूता चप्पल यहाँ उतारें। मेन दरवाजे पर जूता चप्पल उतारने की परंपरा बहुत सारे घरों में, आज में हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो कई लोगों के घरों में जूता बाहर उतार देने की परंपरा है। हमारे घर में परंपरा तो नहीं है, लेकिन रसोई में जूता पहन के जाने की बिल्कुल परंपरा नहीं है, सख्त मनाही है। जूता पहन के आप रसोई में नहीं जा सकते, चप्पल पहन के भी नहीं जा सकते। जिस घर में खाना बनता है, हमारे यहाँ किचन रूम नहीं कहा जाता, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में रसोई घर कहते हैं। जहाँ खाना बनता है, जहाँ खाया जाता है, वहां जूता चप्पल पहन करके जाने की परमिशन नहीं है, ना खाना बनाने वाले को ना खाना वाले को। जिसने खाना खाना है उसने भी नहीं चप्पल पहन के जाना है, जिसने खाना देना है उसने भी नहीं पहन के जाना है।
क्योंकि बाहर से आपके जूता चप्पल में वायरस लगेगा, वो रसोई घर में जाएगा और रसोई में बने भोजन के माध्यम से आपके अंदर जाएगा और आपको इन्फेक्टेड करेगा। हमारे वैज्ञानिक कितने बड़े तेज थे और कितनी ज्यादा बड़ा शोध थी। आज कोरोना काल में कहा गया है कि चप्पल जूता बाहर उतारिए और सैनिटाइजर से अपना हाथ धोइए। वहां कहा गया था कि बढ़िया से साबुन से, मिट्टी से, राख से, छाछ से अपने हाथ को धोइए और धो करके पवित्र होइए, तब जाकर के अंदर आइए। हमारे यहाँ शमशान घाट से आने के बाद हर आदमी को नहाने की बाध्यता थी। जैसे जाड़ा गर्मी के साथ कोई भी मौसम चल रहा हो, आप अगर शमशान से आए हैं तो नहाएंगे। आज कोरोना वाले अस्पताल से डॉक्टर आता था तो रात के 2 बजे भी नहाता था, क्योंकि उसको वायरस शरीर से मुक्त करना है। इसलिए वो डिटोल डाल करके, कोई चीज रेवलॉन डाल करके या कोई ऐसी चीज डाल करके नहाता था। हमारे वैज्ञानिकों की सोच और हमारे पूर्वजों की सोच में कितना मिलता जुलता समानता है। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे पूर्वजों के सोच का ही कॉपी हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन हमने आधुनिकता में उसको हटा दिया। हमने कहा कि यार ये दही से, दूध से, तुलसी के पत्ता से, अदरक वाली चाय से क्या होता है यार, ये खरगोशिया बात कर रहे हो, एंटीबायोटिक खाया करो, सब ठीक हो जाएगा। कोरोना काल में बाकायदे आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया कि आप अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और इनको बढ़िया से खौलाइए, कुछ देर तक उबालिए और जब ये ठंडा हो जाए तो उसी गर्म पानी को गुनगुना करके पीजिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। एंटीबायोटिक के लिए सख्त परहेज किया गया था कि कृपया इस दौरान आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना कर लें, नहीं तो बीमारी बढ़ जा रही है। सोचिए हमारे जो अपने उद्योग थे, हमारे जो इन तरह के परंपरा थी, उससे हम कितना अलग हुए और कितना नुकसान उठाए। वही हाल आज परंपरागत उद्योग पर है। मैं उद्योग पर बात कर रहा था तो आपको कुछ बातें उद्योग की बताता हूं। मित्रों, मुझे याद है कि मेरी दादी जब जिंदा थे तो वो बांस की और मूंज की बनी दौरी, मतलब बर्तन बनाती थी, जिसमें हम लोग भुंजा, दाना, दाल, दलहन, चना उना ये सब रखते थे। हर साइज की बर्तन बनता था, मूंज का, बांस का। बांस की बर्तन, मूंज की बर्तन, वो दौरी उरी जिसको सुपली उपली बोलते हैं, मेरी दादी खूब बढ़िया से बनाती थी। उसमें जो नक्काशी करती थी, लाल पीला हरा रंग की अलग अलग रंगती थी और उतना बढ़िया नक्काशी बनाती थी कि क्या करें। आज वो बड़े बड़े मॉल में मिल रहा है और हजारों लाखों में बिक रहा है। कहा जा रहा है कि ये डिजाइनर चीज है। मेरी आजी को उसको फ्री का था, इसलिए उस पर डिजाइनर का ठप्पा नहीं लगता था। आज उसी को डिजाइनर कहा जाता है। मिट्टी की घड़ा हमारे गांव में हुआ करता था, तब फ्रिज नहीं था, उसका पानी दिन भर ठंडा रहता था और फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती थी। कहा जाता है कि अगर रेता और मिट्टी से मिक्स किया हुआ मिट्टी के बर्तन में आप पानी को थोड़ी देर डाल दे तो वह स्वतः फिल्टर हो जाता है। उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती, वो पानी स्वतः टॉक्सिन फ्री है। आज हम आरओ सिस्टम लगा करके अपने पानी को खराब कर रहे हैं और 75% से ज्यादा पानी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम अपने घड़ा को फेंक दिए हैं और जलस्तर को सूख रहे हैं। विदेशी कंपनियां ये साजिश के तहत हमारे जलस्तर को सुखा रही हैं, ताकि बाद में कैप्सूल में पानी बेचेगी और आप कोरोना का दवाई की तरह से मजबूरी में खरीदेंगे, क्योंकि आपका पानी का स्रोत सूख चुका होगा और उनके पास पानी का भंडार पड़ा हुआ है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जहां के कंपनियों की आरओ इस्तेमाल करते हैं, उसके खुद के देश में आरओ नहीं चलता। वहां पर आरओ के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने कहा था कि हमारा जल स्रोत सूख जाएगा, हमारा पानी इतना प्रदूषित नहीं है जितना तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। हमारे उद्योग को हटाने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हम इस चीज को जाने। तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण बात, जो हमारे उद्योग अर्थव्यवस्था को कितना सहारा देते थे, इस विषय पर सुनिए। मित्रों, मुझे याद है मेरे घर में कोलाई कहा जाता था। कोलाई मतलब एक टाट का एक घेरा होता था। जैसे हमारे घर के आगे थोड़ी मान लो जमीन थी, हमारे घर के आगे 1 कट्ठा के करीब एक जमीन थी, मेरे घर में ही समझिए। उसमें कोई बस्किट नहीं बनी थी, वो घूरा उरा फेंकने के लिए रखते थे। उसको हमारी आजी ना घेर देती थी। भोजपुर में उसको कोलाई बोलते हैं। उसको रहर के मूछ से, रहेठा से उसको हम घेर देते हैं। घेर के उसमें गोभी, लहसुन, लौकी, नेनुआ, सेम, ये सब चीज बो देते हैं
और ऊपर एक शेल्टर बना देते हैं जिस पर वो सारा लटक करके तना जा करके फैलता है और फरता है। साल भर में 4 से 5 महीना तक शुद्ध हरी सब्जी घर की बनी हुई बिना रसायन का हमको खाने को मिलता था। स्वास्थ्य बढ़िया रहता था और अर्थव्यवस्था मजबूत रहती थी। आज जो 200 रुपए की सब्जी आ रही है, हमारे कमाई में से जा रहा है, वो हमारे घर में उपलब्ध था और हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार होता था हमारा सब्जी, वो हमने खत्म किया क्योंकि हमने घर के कोलाई में बिजनेस करना बंद कर दिया। वहां पर कुर्सी टेबल मेज लगा करके बतकही शुरू कर दिया। जो लोग कुछ सब्जी उब्जी उगा लेते थे वो बेमतलब की बकवास कर रहे हैं और हम मंडी से इंजेक्शन लगा हुआ सब्जी खरीद रहे हैं और घर घर में कैंसर फैला रहे हैं। लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बगा करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में हम कहां कहां कितना कितना फंस गए हैं। कुछ उदाहरण और देता हूं। मित्रों, मुझे याद है मेरे गांव में गोबर, राख यह सब खेतों में फेंका जाता था और खाद की कभी कोई जरूरत नहीं होती थी। हम खाद के बगैर राशन तैयार करते थे और उसी से हम लोग भोजन करते थे और उसी रसद से सारा घर द्वार होता था। तब किसी को कैंसर की बीमारी सुनने में नहीं आती थी। आज हम रासायनिक छिड़काव और अलग अलग पेस्टिसाइड की छिड़काव करके सब्जी, भोजन, खाद्य पदार्थ उत्पादित कर रहे हैं और हर छोटे मोटे 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को कैंसर की बीमारी सुन रहे हैं। आप अपने परंपरा को छोड़ रहे हैं और बीमारी से अपने आप को जोड़ रहे हैं। इसलिए इस विषय पर ध्यान दीजिए, अपने भारतीय परंपरा की तरफ लौटिए और जो पूर्वजों ने आपको धरोहर के रूप में दी थी उसके साथ रहिए, बीमारी भगाइए, अर्थव्यवस्था मजबूत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।